हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के थर्ड वीक ऑफ दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करेंगे। इस हफ्ते में हिमाचल में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, पॉलिटी से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिन्हें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देर आर सर्टेन डेज ऑन विच अ लॉट हैपन्स। तो ये कुछ ऐसा ही हफ्ता रहा है जिसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो हिमाचल प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। So let us discuss those news. सबसे पहले, Act against forced conversion comes into force in Himachal Pradesh over a year after being passed by the Assembly. तो हिमाचल प्रदेश असेंबली ने एक साल पहले फोर्स्ड कन्वर्जन यानी कि फोर्सफुली या ज़बरदस्ती किसी का धर्म बदलने के अगेंस्ट एक कानून पास किया था, जिसे कि अब फाइनली फोर्स में वो आ गया है। नाउ इट हैज़ कम इनटू फोर्स अ ईयर आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द असेंबली। तो एक साल बाद उसे एनफोर्स किया गया है। सो इस लॉ का जो पर्पस है वो क्या है? अ स्ट्रिंजेंट लॉ अगेंस्ट कन्वर्जन बाय फोर्स। किसी को जबरदस्ती अगर आप उसका धर्म बदलवाते हो, सो दैट इज अ क्राइम बाय फोर्स, इंड्यूसमेंट और थ्रू मैरिज। ज़बरदस्ती या फिर बहला फुसला के या फिर शादी के थ्रू, ऐसी शादी विच इज सॉलमनाइज्ड फॉर द सोल पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग अ न्यू रिलीजन। मतलब जब शादी का मेन पर्पस रिलीजियस कन्वर्जन हो, देन दैट इज ऑल्सो पनिशेबल। सो इट हैज़ नाउ कम इनटू फोर्स और इसमें जो प्रोविज़न है वो 7 साल की जेल तक की इसमें प्रोविज़न रखी गई है। इसका नाम है हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019। पिछले साल ये एक्ट पास हो गया था, फोर्स में अब आया है, यानी कि नोटिफिकेशन अब इशू की गई है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये लॉ, ऐसा कोई लॉ पहले भी होता था या ये पहला अपने तरह का लॉ है? ऐसा लॉ पहले भी होता था। देयर वॉज अ 2006 लॉ विच हैज़ नाउ बीन रिपील्ड। अब उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो फ़र्क क्या है उस लॉ में और नए लॉ में? पुराने लॉ के अकॉर्डिंग जो सज़ा थी उसकी प्रोविज़न बहुत कम थी, लेकिन अब सज़ा बढ़ा दी गई है। और ये रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा है, एंटी कन्वर्जन लॉ, बिकॉज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास की है जिसमें उन्होंने एंटी कन्वर्जन के लिए लॉ पास किया है। दे हैव इशूड एन ऑर्डिनेंस एक्चुअली। और ऑर्डिनेंस क्या होती है? ऑर्डिनेंस इज नथिंग बट अ टेम्परेरी लॉ। इट्स अ टेम्परेरी लॉ। तो जब हाउस सेशन में ना हो और अचानक से इमरजेंसी में किसी लॉ की ज़रूरत पड़ जाए, तो जो स्टेट के केस में जो गवर्नर है वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, यानी कि उस लॉ को टेम्परेरीली बना सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वो लॉ 6 महीने तक वैलिड रहेगा, लेकिन अगर उस 6 महीने के अंदर अंदर जो स्टेट का हाउस है वो कन्वीन हो जाता है, असेंबली या फिर काउंसिल, अगर वो रिकन्वीन हो जाती है, दोबारा से सेशन में आ जाती है, तो उस डेट से लेकर 6 हफ्ते के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को उस हाउस से पास कराना ज़रूरी है। और अगर वो पास नहीं होती तो वो लैप्स हो जाती है। लेकिन अगर वो पास हो जाती है, देन इट गेट्स द स्टेटस ऑफ अ परमानेंट लॉ। नहीं तो 6 महीने बाद वो लॉ ऑटोमेटिकली जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 जनवरी को कोई ऑर्डिनेंस इशू की गई है तो वो यूजुअली 30 जून तक वैलिड रहेगी, यानी कि 6 महीने एक ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी होती है। लेकिन मान लीजिए 1 फरवरी को जो हाउस है वो कन्वीन हो गया, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मान लीजिए ये एक यूनिकेमुलर लेजिस्लेचर है, यानी कि एक ही हाउस है इसमें, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है। तो अगर 1 फरवरी को उस हाउस को कन्वीन कर लिया जाता है तो 1 फरवरी से 6 हफ्ते काउंट होंगे, यानी कि टिल 14th ऑफ मार्च। सो 6 मंथ्स और 6 वीक्स ये रूल है। तो वैसे तो वो 6 महीने तक वैलिड रहेगी, लेकिन अगर उस बीच हाउस रिकन्वीन हो जाता है तो उस रिकन्वीन की डेट से लेकर 6 हफ्ते के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को उस हाउस से पास कराना ज़रूरी है। और अगर वो 6 हफ्ते तक पास नहीं होती, सो ऑन द एंड ऑफ 6th वीक द ऑर्डिनेंस लैप्सेस। वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगी, फिर वो 30 जून तक नहीं जाएगी, फिर वो 14 मार्च को ही लैप्स हो जाएगी। ऐसा क्यों किया गया है? कि इससे ये प्रिज्यूम किया जाता है कि सरकार को उतनी इनफ टाइम मिल गया था कि वो ऑर्डिनेंस को पास करा सकते, बिकॉज हाउस जो है वो सेशन में आ गया था, उसके बाद उनके पास 6 हफ्ते का वक्त था। अगर वो इन 6 हफ्तों में भी वो ऑर्डिनेंस पास नहीं करा पाए, दैट मीन्स दे कैन नेवर गेट इट पास्ड।
तो इसलिए वो उसी दिन लैप्स हो जाएगी, फिर वो 30 जून तक का वेट नहीं होगा। और ये 6 महीने का गैप क्यों है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस 6 मंथ गैप? बिकॉज कोई भी 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। एक साल में कम से कम 2 सेशन होने ज़रूरी हैं, पार्लियामेंट के भी और स्टेट लेजिस्लेचर के भी, और 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होता। तो यूजुअली हर स्टेट में और लोकसभा में भी 3 सेशंस होते हैं। एक होता है बजट सेशन जो जनवरी फरवरी में होता है, दूसरा होता है मॉनसून सेशन जो जुलाई अगस्त में होता है, और तीसरा होता है विंटर सेशन जो नवंबर दिसंबर में होता है। सो एक साल में 3 सेशन है, सो अ वेरी कंफर्टेबल मार्जिन ऑफ 3 to 4 मंथ्स इन बिटवीन एवरी सेशन। तो ये 6 महीने और 6 हफ्ते वाला रूल आपको याद रखना है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस इशू की थी विच वाज अगेन अगेंस्ट फोर्सिबल और फ्रॉडुलेंट रिलीजियस कन्वर्जन, और इसमें 10 साल की प्रोविज़न है। तो कुछ स्टेट्स हैं ऐसी जो इस तरह के लॉ पास कर रही हैं, एंटी कन्वर्जन लॉज। सेवरल अदर बीजेपी रूल स्टेट्स आर मलिंग सच लॉज। बहुत सारे और बीजेपी रूल स्टेट्स हैं जो इस तरह के लॉज जो हैं वो कर रहे हैं, एंड दीज आर एम्ड एट फाइटिंग लव जिहाद। अब जब भी आप इस तरह की कोई टर्म देखते हैं ना, लव जिहाद और समथिंग लाइक दिस, तो आपको इसको बिल्कुल भी जनरलाइज नहीं करना है। दिस इज समथिंग पॉलिटिकल, इट हैज़ नेवर बीन प्रूवन। ये सिर्फ एक थ्योरी है, इट शोज द डेवलपमेंट्स इन सोसाइटी, लेकिन ये रियलिटी है या नहीं वी डू नॉट नो फॉर श्योर। ऐसे केसेस होते भी हैं, ये भी हो सकता है ये पूरी तरह से एक कल्पना हो, ये भी हो सकता है। सो यू जस्ट हैव टू नो व्हाट द टर्म इज। You should know that such terms should not be popularized unless they have been proven. तो यहाँ पर इस थ्योरी का मतलब क्या है? Alleged tricking of Hindu women into converting to Islam for marriage. ये एक थ्योरी है, अब ये थ्योरी सच है या नहीं we do not know, किस एक्सटेंट तक सच है ये भी हमें नहीं पता है, बट इस पर्टिकुलर चीज़ को कर्ब करने के लिए ये लॉ पास किया जा रहा है। तो इसको अपोजिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी करती है। तो पिछले साल ये लॉ पास हो गया था और अब इसको फाइनली जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसमें 7 साल की पनिशमेंट की प्रोविज़न है, 7 साल की इसमें पनिशमेंट दी जाएगी। जो पिछला लॉ था 2006 वाला, उसमें ये सज़ा 3 साल हुआ करती थी। सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस कि इस लॉ को और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया है। द एक्ट प्रोहिबिट्स कन्वर्जन किन किन तरीक़ों से? बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, coercion, inducement, marriage और any fraudulent means। आप किसी भी fraudulent या फिर धोखेबाजी के तरीके से किसी इंसान का धर्म बदलवाते हो अगर, then that is punishable under this law। Marriage for the sole purpose of conversion, अगर ये प्रूव हो जाता है कि शादी सिर्फ और सिर्फ धर्म बदलने के लिए की गई, now this is very difficult to prove कि शादी के लिए धर्म बदला गया है या धर्म बदलने के लिए शादी की गई है, that is the सेंट्रल क्वेश्चन। तो इसलिए कई लोग इसको एंटी मुस्लिम भी मान रहे हैं या एंटी माइनॉरिटीज़ भी मान रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। एंड ऑल्सो द कपल हु आर गेटिंग मैरिड दे नीड टू नोटिफाई द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 1 month इन एडवांस। तो उससे क्या है कि वो नज़र में आ जाएंगे, दे विल बी हरास्ड बाय द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें रहेंगी। तो अगर ये प्रूव हो जाता है दैट मैरिज वाज फॉर द सोल पर्पस ऑफ कन्वर्जन, कि सिर्फ धर्म बदलने के पर्पस से ही शादी की गई है, देन इट कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एनीवन सीकिंग टू कन्वर्ट विल नीड टू गिव अ मंथ्स नोटिस टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। कोई भी अपना धर्म बदलना चाहता है तो उसे 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा डीएम को कि वो कन्वर्ट करना चाहता है। तो अब इसकी 2 इंटरप्रिटेशंस हैं। अगर हम आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है आर्टिकल 25, बट अगेंस्ट फोर्स्ड कन्वर्जन भी है ये आर्टिकल 25। तो सारी चीज़ इसी बात पे डिपेंड करती है, कोर्ट जो है वो इसी बात पे देखेगी कि क्या वो कन्वर्जन वॉलंटरी था या इनवॉलंटरी था। दैट इज द सेंट्रल क्वेश्चन ऑन विच द कोर्ट्स हैव टू डिसाइड देयर वर्डिक्ट। कोर्ट इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देगी कि क्या वो जो कन्वर्जन किया गया है एक धर्म से दूसरे धर्म में, वो फोर्सफुल था या वो अपनी मर्जी से किया गया है। दैट इज द सेंट्रल क्वेश्चन हियर। उसके बाद जो प्रीस्ट इस तरह की शादी करवाएगा उसे भी 1 मंथ का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, नहीं तो बाद में अगर वो पकड़ा गया तो उस पर एक्शन हो सकता है।
उसके बाद दोज रिकन्वर्टिंग, जो लोग पहले एक धर्म में थे वो धर्म बी में चले गए, अब वो धर्म बी से धर्म ए में वापस आ रहे हैं, यानी कि रिकन्वर्ट कर रहे हैं, रिकन्वर्टिंग टू देयर पेरेंट रिलीजन आर एग्जेम्प्टेड। मान लीजिए कोई मुस्लिम था, वो हिंदू में कन्वर्ट हो गया, अब वो हिंदू से तो अगर दोबारा मुस्लिम बनने लगा है तो उन पे कोई एक्शन नहीं होगा अगर वो दिखा दें कि हमारा पहले भी यही रिलीजन हुआ करता था। देन इफ दलित्स, women or minors are made to convert, the jail term will be between 2 to 7 years। अगर इस तरह के लोगों को, ये जो vulnerable sections हैं, जो दलित्स हैं, विमेन है और माइनर्स हैं, इनको फोर्सफुली अगर कोई कन्वर्ट करने के लिए कहता है तो उसे 2 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। उसके अलावा कोई भी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन अगर इन रूल्स को वायलेट करता हुआ पाया गया तो वो किसी भी तरह की डोनेशन या कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई एनजीओ है या कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, अगर वो किसी दूसरे रिलीजन के लोगों को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करते हुए पाए गए तो उनकी डोनेशन और कंट्रीब्यूशन की जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जा सकता है। ऑपोजिशन ने भी इसको सपोर्ट किया है, जो ऑपोजिशन है स्टेट की उसने भी इस बिल को सपोर्ट किया है, हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। उन्होंने सपोर्ट इसलिए किया है बिकॉज दिस लॉ इज रिलीजन न्यूट्रल। इसमें कुछ ऐसा नहीं कहा गया है कि हिंदूज को ही ये एप्लीकेबल है या मुस्लिम्स को ही एप्लीकेबल है, इट इज़ एप्लीकेबल बोथ वेज। सो इस वजह से ये लॉ पास किया गया है। नाउ हाउ इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? ये दिखाता है कि हिमाचल में किस तरह से सोसाइटी चेंज हो रही है। सो यू शुड नो अबाउट द मेजर लॉज दैट आर बीइंग पास्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इसका हिमाचल की सोसाइटी के ऊपर क्या असर होने वाला है, दैट यू शुड नो। हिमाचल में जो रिलीजियस हार्मनी है, क्या इससे उस पर क्या असर पड़ेगा? दीज आर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस टू विच वी कैन नॉट डिस्कस हियर, सो यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन कि इसका हिमाचल की सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा। सेकंड, 36 प्रोजेक्ट्स ओकेड अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। नाउ दिस इज अ स्टेट गवर्नमेंट स्कीम इन हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। तो इसके अंदर कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो है वो अप्रूव किए गए हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन से प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं, कहाँ किए हैं, इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर, स्वावलंबन यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, खुद पर डिपेंडेंट होना, राइट। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ये प्रोजेक्ट्स कहाँ पर अप्रूव किए गए हैं? मंडी डिस्ट्रिक्ट में अप्रूव किए गए हैं। किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं? Projects approved include projects related to printing, small goods vehicles, beauty parlors, auto repair service centers। अब ये क्या है? ये छोटी छोटी दुकानें हैं या छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। तो ये क्यों अप्रूव किए गए हैं? यानी कि ये ऐसे यूथ हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, तो उनको कोई काम खोल कर दे रही है सरकार। दैट इज द मीनिंग ऑफ मुख्यमंत्री स्वावलंबन स्कीम। इसके लिए 7.5 करोड़ की ग्रांट दी गई है। द पर्पज ऑफ दिस स्कीम इज सो दैट द यूथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट can become self-dependent by setting up their own ventures to earn their livelihood। मुख्यमंत्री स्वावलंबन स्कीम का एक लाइन में क्रक्स ये है कि जो स्टेट के यूथ हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, अपनी कमाई खुद कर सकें। तो इसलिए किसी को ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया, किसी को ऑटो रिपेयर सर्विस सेंटर, समथिंग लाइक दिस। इट्स अ गुड स्कीम। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर फोकस्ड है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो इंसान, और जब उसका कारोबार बढ़ जाए तो वो और लोगों को भी उसमें एम्प्लॉय कर सके, मतलब खुद नौकरी लेने की जगह वो नौकरी देने वाला बन जाए। सो क्या है इस स्कीम के कुछ फीचर्स देखते हैं। इसमें जो मेन एम्फेसिस है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर, राइट। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को इसमें बूस्ट दिया जाएगा। टू एम्स टू टर्न द एजुकेटेड यूथ फ्रॉम जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर्स। नौकरी ढूंढने की जगह वो खुद नौकरियां देंगे। And to give support to the startup and innovation projects in the state। कुछ ऐसे यूथ होते हैं जिनके माइंड में कोई इनोवेटिव आइडिया होता है, उस इनोवेटिव आइडिया को शेप देने के लिए दे डू नॉट हैव रिक्विजिट फाइनेंशियल एसेट्स, उनके पास पैसे नहीं होते। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करेगी तो उस इनोवेशन से वो बहुत वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। एंड टू प्रोवाइड स्किल्स टू द यूथ एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप। उनको स्किल्स भी देंगे, उनको पैसे भी देंगे और उनकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेंगे। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप टू इनोवेटिव एंटरप्राइजेज। जो कुछ ऐसे वेंचर्स होंगे जो बहुत इनोवेशन, बहुत क्रिएटिविटी शो करेंगे, उनके लिए और ज़्यादा पैसे भी दिए जा सकते हैं।
नीड टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और इकोनॉमी ऑलरेडी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में है कि नई नौकरियां आ नहीं रही, इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ही बूस्ट देना एक अच्छा ऑप्शन है। सो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। तो स्टेट की इकोनॉमी के लिए ये वाला एक अच्छा टॉपिक है, आपको ये स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग फॉर इंडस्ट्री, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फॉर जॉब क्रिएशन, फॉर स्टार्टअप्स। मतलब इसमें से कहीं से भी मेंस में या राइटिंग पार्ट में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू शुड बी एबल टू मेंशन द नेम ऑफ द स्कीम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, एंड इट विल बी अ ग्रेट वैल्यू एडिशन टू योर आंसर। तो कुछ फीचर्स देखते हैं इसके मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के। कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल द पीपल फ्रॉम 18 टू 45 ईयर्स ऑफ एज, 18 से 45 साल तक की उम्र के जो लोग हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। प्रोजेक्ट्स एलिजिबल अप टू 60 लैक्स, 60 लाख तक के प्रोजेक्ट इसके अंदर एलिजिबल होंगे। 5% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर 3 ईयर्स ऑन अ लोन ऑफ 40 लाख रुपीज़। 40 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेते हैं कोई नया बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो 3 साल तक के लिए 5% इंटरेस्ट सबवेंशन होगी। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल 12% इंटरेस्ट रेट पे लोन ले रहे हैं, तो आपको उसमें से 5% इंटरेस्ट जो है वो सरकार पे करेगी, यानी कि आपको सिर्फ 7% ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो इट इज़ नथिंग बट अ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। लैंड एलोकेशन इन इंडस्ट्रियल एरियाज विल बी अवेलेबल एट चीपर रेट्स। इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आपको कुछ सेटअप करना है तो आपको लैंड सस्ते रेट पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, राइट। तो ये इसकी स्कीम का मेन आधार है, 18 से 45 साल, ताकि जो युवा लोग हैं वो इसके लिए आगे आ सके। देन निरोग क्लिनिक्स टू बी सेटअप इन हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट न्यूज़, निरोग क्लिनिक्स टू बी सेटअप इन हॉस्पिटल्स। तो ये एक इनिशिएटिव है। वैसे तो ये इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट ने कुछ नई निरोग क्लिनिक सेटअप की हैं। देखते हैं कि ये क्लिनिक्स क्या होती है, इनका पर्पस क्या है। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का रिस्क कम करना, जैसे कि कैंसर हो गया, एंड टू क्रिएट अवेयरनेस। दो इसके मेन पर्पस हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कम करना और अवेयरनेस क्रिएट करना अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रोग्राम के तहत ये क्लिनिक सेटअप की जाती हैं? अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कौन से डिजीजेस? कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। यानी कि हार्ट डिजीजेज, कैंसर, डायबिटीज, इन सब के अगेंस्ट ये एक मिशन है। और इसके अंडर हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट, राइट। द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। इसे जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था तो पूरे देश में करीब 800 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें से 100 डिस्ट्रिक्ट्स में इसे एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। हर स्टेट से कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट चुने गए थे, और हिमाचल से 3 डिस्ट्रिक्ट चुने गए थे, किन्नौर, चंबा एंड लाहौल एंड स्पीति। ये 3 जिले चुने गए थे हिमाचल प्रदेश से। नाउ दिस प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट एज वेल। अब इसे थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत 10 निरोग क्लिनिक्स एस्टैब्लिश की जाएंगी। कहाँ कहाँ पर? बिलासपुर में, धर्मशाला में, रिकांगपिओ, कुल्लू, मंडी, देन ऊना, रामपुर, पालमपुर, इन सब एरियाज़ में जो निरोग क्लिनिक्स हैं वो सेटअप की गई हैं। तो ऑलमोस्ट पूरा ही हिमाचल इन्होंने कवर कर लिया है, पाउंटा साहिब तक इन्होंने ऑलमोस्ट सारा हिमाचल कवर कर लिया है। कौन कौन से डिजीज़ इन क्लिनिक्स में स्पेशली ट्रीट किए जाते हैं? कैंसर, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, डेफनेस, ब्लाइंडनेस, एपिलेप्सी एंड मेंटल हिलनेस। तो इन सब डिजीज़ेस को यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, एंड दे आर ऑल्सो मॉनिटर्ड थ्रू ई हेल्थ सॉफ्टवेयर इन द स्टेट। तो ये जो निरोग क्लिनिक्स है, कहीं भी आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब बताते हैं कि स्टेट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर थिंग्स कि एक नया एम्स खुल रहा है,
वट एवर इट इज़, हमीरपुर में, जहाँ पर भी है। तो उसके अलावा एक ये स्टेप आप ज़रूर बताएंगे कि जो निरोग क्लिनिक्स हैं, दे आर नो डाउट अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, बट द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नाउ टेकिंग इनिशिएटिव्स टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज स्कीम्स इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऑफ हिमाचल। तो जितने भी हम यहाँ पर देख रहे हैं जो हॉस्पिटल्स हैं, दे आर ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, राइट। जैसे कि रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर, जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला, रीजनल हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल, तो ये जो सारे हैं ये सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। तो इन सब जगह पर निरोग क्लिनिक्स हैं विच आर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो जब भी आप स्टेट के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मेंशन करेंगे, यू हैव टू मेंशन द निरोग क्लिनिक्स दैट हैव बीन ओपनड इन वेरियस हॉस्पिटल्स ऑफ द स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पिछले वीक से हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश को एक बहुत यूनिक डिस्टिंक्शन मिली है विच इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर हिमाचलीज एंड फॉर द पुलिस सिस्टम। हिमाचल प्रदेश डीम्ड एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, यानी कि CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, CCTNS। ये प्रोजेक्ट क्या है इसे हम डिटेल में देखेंगे अभी। ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, किसका ब्रेन चाइल्ड है, किस वजह से लॉन्च किया गया था और इसमें होता क्या है। तो अगर आपको नाम से ही पता चल रहा हो, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और क्रिमिनल्स को और क्राइम को रोकने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए एक काइंड ऑफ ऑनलाइन सिस्टम है। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ है ये, और इसमें सारी स्टेट्स को एसेस किया गया और हिमाचल प्रदेश इज डीम्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एज फार एज पुलिस, जैसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स की या फिर स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हिमाचल इज डीम्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। तो अभी हम देखते हैं सब डिटेल में। तो इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और हिमाचल को जिस कैटेगरी में दिया गया है अवार्ड, दैट इज़ द हिली स्टेट्स कैटेगरी, यानी कि जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, हिमाचल, उत्तराखंड एंड ऑल दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनमें से हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान इसमें मिला है। तो एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात सामने आई एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। NCRB जो है दैट इज़ द पेरेंट बॉडी जिसने CCTNS को सारा का सारा जो देखना होता है, और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये भी इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। तो क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हिमाचल फर्स्ट आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको न्यूज़, यू हैव टू डू इट वेरी प्रॉपरली। सो हिमाचल वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रिपेयर अ कस्टमाइज्ड सिस्टम एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, state-centric new modules like registration of migrant laborers, emergency response of control rooms and department-related विधान सभा questions। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन्होंने ऑनलाइन कर दी हैं, माइग्रेंट लेबर्स को रजिस्टर कर दिया है, कंट्रोल रूम्स के एमरजेंसी रिस्पॉन्स को, और विधानसभा के जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उन सबको भी इन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। ये पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल में 2015 में लॉन्च किया गया था 5 पुलिस स्टेशंस में, यानी कि 5 पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश के चुने गए थे पायलट प्रोजेक्ट के लिए, जहां पर सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई। FIR भी ऑनलाइन दर्ज हो रही है, राइट। ईच एंड एवरीथिंग वाज ऑन दैट सिक्योर नेटवर्क। तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया हिमाचल ने उसमें। तो क्या क्या प्रोवाइड होता है अंडर द CCTNS? The CCTNS provides enhanced tools for investigation, crime prevention, law and order maintenance, and other functions like traffic management, emergency response, improves communication, automating back office functions, helping police staff to focus more on core police functions, improved service delivery to the public, citizens and stakeholders through access to police services in a citizen friendly manner। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उसके लिए enhanced tools, that is the key word here। तो सब कुछ तो पहले भी हो रहा है, क्राइम प्रिवेंशन अभी भी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ट्रैफिक भी मैनेज किया जा रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें enhanced tools के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें
तो बहुत जगह पर सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल कर दिए गए हैं, ई चालान इशू हो रहे हैं, यानी कि हुआ ये अभी बहुत कम जगह पर है लेकिन ये होना शुरू हो गया है। जैसे कोई जो बिजी इंटरसेक्शन है शहर का, वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज है, सो जो भी ओवर स्पीडिंग व्हीकल होता है उसका ऑटोमेटिक चालान जनरेट हो जाता है, उसको एसएमएस के थ्रू पता चल जाता है एंड ही और शी कैन पे इट ऑनलाइन। तो इस तरह की प्रोविजंस। देन इन्वेस्टिगेशन और क्राइम प्रिवेंशन में, यानी कि एक जगह जब कोई भी इंसान मिसिंग हो जाता है, तो हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हिमाचल में ऐसा सिस्टम शुरू किया जाने वाला है कि जो मिसिंग पर्सन है उनका सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। सो दैट विल ऑल्सो बी लिंक टू CCTNS। तो हर पुलिस स्टेशन में जब भी कोई मिसिंग पर्सन मिलेगा या उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज की जाएगी तो वो एक ही जगह पर दर्ज की जाएगी, तो एक सेंट्रल डेटाबेस बन जाएगा स्टेट का, तो कोई भी मिसिंग पर्सन है और उसके लिए जो रिपोर्ट है उसको आपस में मैच किया जा सकेगा। So that this is going to be very very helpful. This is how technology can actually help in solving all these problems. उसके बाद प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस शेयर की जा सकती है अक्रॉस द स्टेट, कंट्री एंड इवन विद अदर एजेंसीज। एक जगह क्राइम होता है, उसको अगर जल्दी से जल्दी सब जगह रिपोर्ट कर दिया जाए देन इट कैन बी स्टॉप्ड। देन एनेबलिंग इम्प्रूव्ड एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशंस, क्राइम प्रिवेंशन एंड ट्रैकिंग ऑफ क्रिमिनल्स। जैसे एक जगह से कोई क्रिमिनल भागा है, अगर उसी वक्त उसका ऑनलाइन डेटाबेस में इंफॉर्मेशन एंटर कर दी जाए, द एंटायर कंट्रीज पुलिस विल कम टू नो दैट समवन हैज़ रन अवे फ्रॉम सम पर्टिकुलर प्लेस। तो पूरी कंट्री का जो नेटवर्क है वो एक तरह से इंटीग्रेटेड वे में काम कर सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि हर स्टेट जो है उसकी पुलिस फोर्स अलग होती है। सो इफ समथिंग लाइक दिस इज टू बी क्रिएटेड वी नीड अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। इसी वजह से इस पर काफ़ी साल तक जो एक राय है वो नहीं बन पाई थी, दैट्स वाई देयर वाज अ डिले। तो इसमें 144 पुलिस स्टेशन आते हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, 26 सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर्स, राइट, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, पुलिस हेडक्वार्टर, स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो, CID ब्यूरो। तो सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर और इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं वो सब CCTNS का पार्ट है। फॉरेंसिक साइंस लैब, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ट्रेनिंग सेंटर्स, डाटा सेंटर, डाटा रिकवरी सेंटर, तो हर एक तरह का जो सिस्टम है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ CCTNS इन हिमाचल। अब हम देखते हैं CCTNS की थोड़ी सी बैकग्राउंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सो CCTNS या क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर इफेक्टिव पुलिसिंग थ्रू ई-गवर्नेंस। पुलिसिंग को इफेक्टिव बनाने का तरीका है, सिंपल। उसके बाद नेशन वाइड ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम क्रिएट करना है बाय इंटीग्रेटिंग मोर देन 14,000 पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। इंडिया में 14 से 15,000 पुलिस स्टेशन है, उन सबको एक कॉमन नेटवर्क पर लेकर आना इसका पर्पस है, और इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है NCRB। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। हु इज इम्प्लीमेंटिंग इट? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, NCRB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पहली बार आइडिया किसने दिया था? फर्स्ट कंसीव्ड इन 2008 बाय द देन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम। जो कांग्रेस लीडर है पी चिदम्बरम, इन्होंने पहली बार इसका आइडिया दिया था आफ्टर द 2008 मुंबई अटैक्स, जो ताज और ओबरॉय होटल्स पर हमला हुआ था। उस हमले के बाद उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने आइडिया दिया था कि सारी की सारी कंट्री का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसे इंटीग्रेट कर दिया जाए। इट वॉज इम्प्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और उसके लिए फंड्स भी एलोकेट कर दिए गए थे। 2013 में इसका पहला जो फेज़ है वो लॉन्च कर दिया गया था। तो कब ये लॉन्च हुआ था? 2008 के टेररिस्ट अटैक के बाद। उसके बाद इसका पर्पस क्या है? टू इंटीग्रेट ऑल द डेटा एंड रिकॉर्ड्स ऑफ क्राइम इनटू अ कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, CAS। दिस टर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप मेंस टाइप आंसर्स लिखते हैं इस तरह की टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर CCTNS की फुल फॉर्म, इंटेलिजेंस गैदरिंग, शेयरिंग, इस तरह की टर्मिनोलॉजी। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इट इज़ डेवलप्ड बाय विप्रो। विप्रो बहुत बड़ी IT कंपनी है, तो इसने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, और ये काफ़ी सिक्योर डेटाबेस है। लाइक अ लॉट ऑफ फायरवॉल्स, अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन इज इन्वॉल्व हियर, बिकॉज इस पे बहुत सेंसिटिव डेटा होने वाला है। तो इसका मेन पर्पस है सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना, सारी FIRs की कॉपी आपको ऑनलाइन मिल सके, सभी तरह की जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड हो सके। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ पुलिस पर्सनल।
अब पुलिस फोर्स है बहुत पुरानी पुरानी, तो उन लोगों को टेक सेवी बनाना, उनको आईटी के लिए तैयार करना, दिस इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज. इट विल कनेक्ट more than 15,000 police stations and additional 5,000 offices of supervisory police officers across the country. इसमें data relating to FIR, investigation and charge sheets of all police stations will be digitized. हर चीज़ ऑनलाइन कर दी जाएगी, मतलब वो हर किसी को एक्सेसिबल नहीं होगी, बट जिसको भी उसकी की दी जाएगी या उसका पासवर्ड दिया जाएगा या उसका एक्सेस दिया जाएगा, वो उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है. So it will help in developing a national database of crime and criminals. That is what CCTNS is. उसके बाद जब ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इससे एक सेंट्रल सिटीजन पोर्टल भी बनाया जा सकता है, which will have linkages with the state level citizen portals that will provide a number of citizen friendly services. जैसे किसी को पुलिस इंक्वायरी करवानी होती है या पासपोर्ट इंक्वायरी होती है या व्हीकल इंक्वायरी होती है, all those things can also be done online. इसके लिए पैसे भी इशू किए जा चुके थे. So under this system, under the most well-performing states, Himachal has emerged as the best state in the hilly states category. तो इसका मतलब ये है हिमाचल में ये चीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है, बट यू शुड नॉट फॉरगेट दैट दिस इज जस्ट ऑन अ पायलट बेसिस राइट नाउ. इसको अभी फुल फ्लेज नहीं किया गया है, धीरे धीरे ये सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है. ऐसा नहीं है कि सभी पुलिस स्टेशन कनेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी. सिर्फ जो थोड़े से पुलिस स्टेशन अभी तक कनेक्टेड थे उन्हीं की रिपोर्ट हमारे पास आई है और उसी के अकॉर्डिंग ये जो डेटा और रिपोर्ट है ये हमारे पास है. सो वी हैव टू सी दैट इट इज इम्प्लीमेंटेड फुली इन लेस नंबर ऑफ टाइम. नेक्स्ट, होप फॉर न्यू पैराग्लाइडिंग साइट इन सिरमौर. एक नई पैराग्लाइडिंग साइट डेवलप करने के ऊपर बात चल रही है हिमाचल प्रदेश में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में. तो स्टेट के यू कैन से टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेट की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है. तो कहाँ पर ये डेवलप की जा रही है? सक्सेसफुल ट्रायल इसका हो चुका है एट बरियाल्टा नियर हरिपुर धार इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो किसने ये किया है सारा कुछ? भाई पायलट्स फ्रॉम बीड बिलिंग. बीड बिलिंग से कुछ पायलट यहाँ पर बुलाए गए थे. एक्चुअली एक इंसान है जिनका नाम है मेला राम शर्मा. ये स्टेट पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट से एज अ डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए हैं. तो इनको आइडिया आया कि बरियाल्टा में एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से पैराग्लाइडिंग की जा सकती है. तो एक इस तरह की क्लिफ है जहाँ से पैराग्लाइडिंग की जा सकती है. बिकॉज फॉर पैराग्लाइडिंग अ वेरी स्पेसिफिक लोकेशन इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर हवा का डायरेक्शन भी ठीक हो, जहाँ पर ढलान भी ठीक हो, बिकॉज पैराग्लाइडिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स. तो इसलिए इन्होंने ये जगह आइडेंटिफाई की और इन्होंने बीड बिलिंग साइट, जो कि हिमाचल की सबसे फेमस यू कैन से पैराग्लाइडिंग साइट है, यहाँ पर वर्ल्ड कप होता है पैराग्लाइडर्स का, तो वहाँ से कुछ पायलट्स इन्होंने इनवाइट किए. इनवाइटेड 4 पायलट्स फ्रॉम बीड बिलिंग एरिया इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और इनको कहा कि आप इस एरिया को की फिजिबिलिटी बताओ और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग करके दिखाओ. तो इन्होंने एयर डायरेक्शन को स्टडी किया और हाईएस्ट पीक जो थी दे फाउंड इट एप्ट फॉर पैराग्लाइडिंग. तो इससे होगा क्या, बेसिकली जब यहाँ पर पैराग्लाइडिंग साइट डेवलप हो जाएगी, इट विल बी अ बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन. इट विल इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ द प्लेस. इट विल अलाउ अ चांस टू द पीपल ऑफ सिरमौर टू शो देयर ट्रेडिशनल कल्चर. यहाँ पर फिर इसको कैसे भी एक्सपैंड किया जा सकता है. होटल इंडस्ट्री कैन बी एक्सपैंडेड, फूड इंडस्ट्री कैन बी एक्सपैंडेड. यहाँ के जो ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर है उनको पोर्ट्रे किया जा सकता है. सो लॉट मेनी थिंग्स कैन बी डन बिकॉज हिमाचल में टूरिज्म का पोटेंशियल जितना बढ़ाया जाए उतना कम है. सो ये जो सक्सेसफुल ट्रायल अभी हुआ है, इट हैज़ रेज्ड होप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स पिकिंग अप इन द एरिया. अगर यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स अच्छे बन जाते हैं देन इट कैन बी अ रियली गुड अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट्स एज वेल एज फॉर एडवेंचर स्पोर्ट जंकीज. ये सब कुछ किस स्कीम के तहत किया जा रहा है? नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है नई मंजिल नई राहें. नई मंजिल नई राहें स्कीम. अब इस स्कीम के बारे में हम देखते हैं. नई मंजिल नई राहें स्कीम, ये भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है. तो आप देख सकते हैं कितनी सारी स्कीम्स हमने आज डिस्कस की है. मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, देन दिस वन. तो ये आपको ध्यान में रखनी है स्कीम्स, आपको कहीं भी आप इन्हें मेंशन कर सकते हैं. तो ये स्कीम टूरिज्म को डाइवर्सिफाई करने के लिए लॉन्च की गई थी, नई मंजिल नई राहें.
एंड इस स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश जो है इट आइडेंटिफाइज अनएक्सप्लोर्ड एंड अनटैप्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। अब जैसे ये जगह इन्होंने खोज ली है सिरमौर में, विच इज़ वेरी वेरी परफेक्ट फॉर पैराग्लाइडिंग, तो इस तरह से इस एरिया का एक अनटैप्ड पोटेंशियल है, क्योंकि अब इसको यूज़ किया जाएगा तो बहुत अच्छे से वो रिटर्न्स भी दे सकता है। The scheme will promote tourism in these tourist places located across the countryside, focusing on rural areas. हिमाचल में जो गांव है वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड हैं, तो अगर ऐसी कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे कि नई ट्रैकिंग साइट खोज ली जाती है कई बार, अगर ऐसी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो रूरल एरियाज़ को या फिर हिंटरलैंड को प्रमोट कर रही है, तो वो इस स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट उसे प्रमोट करती है। सो हिमाचल गवर्नमेंट इस स्कीम के अंदर क्या करेगी? हिमाचल गवर्नमेंट विल सिलेक्ट सर्किट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब किसी भी जगह टूरिज्म बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी गुड, तो हिमाचल गवर्नमेंट ने 9 सर्किट आइडेंटिफाई किए हैं पूरे हिमाचल में फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इन एडिशन गवर्नमेंट विल डेवलप वन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन इन एवरी सिलेक्टेड सर्किट। अब वो सर्किट्स कौन से हैं वो देख लेते हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो हिमाचल गवर्नमेंट ने ये 9 सर्किट्स प्रिपेयर किए हैं। सर्किट्स का मतलब होता है एक इस तरह का एरिया या एक इस तरह का बड़ा सा रीजन जहाँ पर टूरिज्म डेवलप होने का चांस है। जैसे हम कभी भी मनाली की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते दैट मनाली इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वो से कुल्लू मनाली एंड रोहतांग वाला जो एरिया दैट इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो कुल्लू भी फेमस है, कुल्लू में फिर कुछ और चीज़ें डेवलप हो गई, जैसे वहाँ का दशहरा फेमस हो गया, वहाँ लोग जाने लग गए। देन मनाली ऑफ कोर्स इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, लेकिन जिन लोगों ने बर्फ़ देखनी होती है दे गो टू रोहतांग और केलोंग। तो ये एक पूरा रीजन है विच इज़ अ सर्किट। इस तरह से हिमाचल का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने 9 सर्किट आइडेंटिफाई किए हैं अंडर द नई राहें नई मंजिल स्कीम ऑफ 2018। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि वो 9 सर्किट कौन से हैं। पहला सर्किट जोगिंदरनगर, बरौत, कोठी कोहार, राजगुंजा, बीड़ बिलिंग। सेकेंड सुंदरनगर, चायल चौक, कमरूनाग, शिकारी देवी एंड झंझेली। जैसे शिकारी देवी टेम्पल के बारे में हमने कुछ वीडियोस पहले डिस्कस किया था, दैट हाउ इट इज बीइंग डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। देन शिमला, खड़ा पत्थर, रोडू, संदासू, लारौट, चंचल एंड दोदरा क्वार। फोर्थ इज धौलाधार सर्किट, जितनी भी धौलाधार माउंटेन्स की सारी रेंज है। देन बुद्धिस्ट सर्किट, हिमाचल में वो सारी जगहें जो बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं, जैसे इसमें आ जाता है आपका धर्मशाला एंड मैक्लोडगंज, तो वो वाला सारा सर्किट। देन भाखड़ा, बिलासपुर, सुंदरनगर, जोगिंदरनगर एंड पोंग डैम, ये एक तरह का एरिया है सारा विच इज़ काइंड ऑफ वेटलैंड वाला एरिया। तो कंजर्वेशनिस्ट्स को या फिर जो एनवायरनमेंट लवर्स हैं या फिर जो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट्स हैं उनके लिए ये एरिया अच्छा हो सकता है। देन सोलन, हब्बन, राजगढ़, शिलाई सर्किट। देन मनाली, रोहतांग, टांडी, उदयपुर, किल्लड़ सर्किट। देन नारकंडा, बागी, खदराला, चीनी एंड पंगी सर्किट। तो ये 9 सर्किट आइडेंटिफाई किए हैं हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, जिनको धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है, राइट। तो हिमाचल के टूरिज्म को डेवलप करने के लिए सिरमौर में ये साइट ढूंढी गई है और स्कीम का नाम है नई राहें नई मंजिल स्कीम। तो जब भी आपको स्टेट के टूरिज्म पे कोई भी क्वेश्चन आता है, यू हैव टू मेंशन दिस स्कीम, नई मंजिल नई राहें, क्योंकि स्कीम को मेंशन किए बिना योर आंसर विल बी इनकम्प्लीट। ओके, सो ग्रेट वैल्यू एडिशन देयर। नेक्स्ट, चंब्याल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड टू प्रमोट ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। हिमाचल गवर्नमेंट ने ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि हिमाचल के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा सके। अब अगर आप एक ट्रेंड नोटिस करेंगे, आज हम जितनी भी न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक ट्रेंड देख सकते हैं आप। वो ट्रेंड ये है कि जैसे इस साल कोरोना वायरस वाला ये साल रहा है, तो इकोनॉमीज़ को बहुत बुरी तरह से असर हुआ है। द इकोनॉमीज़ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड हैव बीन अफेक्टेड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का बुरा हाल है, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है इट इज़ इन अ शैम्बल्स। सो व्हाट every country is doing is trying to become self dependent, trying to sell what unique they have। जैसे इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया है, काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इंपोर्ट सब्सिट्यूशन शुरू कर दी है कि जितनी चीज़ें हो सके हम कम से कम इंपोर्ट करें, हम खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करें। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ सेटबैक टू ग्लोबलाइजेशन, बट
आई थिंक इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि आप जहाँ तक हो सके वेस्टफुल चीज़ों को इम्पोर्ट करने से बचेंगे और हर कंट्री खुद में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहेगी, बिकॉज एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन द एंटायर सप्लाई लाइन्स वर हिट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उस वजह से कंट्रीज दे हैड टू लुक इनवर्ड कि जो हमारे पास है हम पहले उसी को यूज़ कर लें, बाहर से इम्पोर्ट हम बाद में देखते रहेंगे। सो एवरी कंट्री, एवरी प्रोविंस इज ट्राइंग टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट। अब ऐसे में हिमाचल की जो स्कीम्स हम देख रहे हैं, किसी में वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, किसी में टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू प्रमोट वट एवर गुड दे हैव। हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई एक स्पेशलिटी होती है, उसे मार्केट करने की कोशिश है ताकि इकोनॉमी को भी रिवाइव किया जा सके। सो इट्स अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन, हाउ दे कैन बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, हाउ दे कैन रिवाइव द इकोनॉमी ऑन देयर ओन। तो ये चंबयाल प्रोजेक्ट भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है। इसे चंबा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। अपने जो भी इनके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं उनको हर लेवल पर प्रमोट करने के लिए इसमें होगा क्या, एग्जीबिशन और सेल सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। जैसे चंबा में जो भी कुछ फेमस है वो इन एग्जीबिशन और सेल सेंटर्स पर मिलेगा, टूरिस्ट जाकर वहाँ से खरीद सकते हैं। रंग महल में खोला जाएगा, डलहौजी टाउन में खोला जाएगा, सो दैट ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स कैन बी मेड अवेलेबल टू टूरिस्ट्स, ताकि जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो चंबा के जो बहुत इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं उन्हें खरीद सकें। सो जो पहला एग्जीबिशन एंड सेल सेंटर है इसे खजियार में खोला गया है, राइट। द सेंटर वुड प्रोवाइड मार्केट टू चंबा हैंडीक्राफ्ट एंड अदर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। तो ये इसका मेन पर्पस है। दूसरा इसमें क्या किया गया है, ये कौन चलाएगा इन सेंटर्स को, इट वुड बी रन बाय द वुमेन ऑफ लोकल पंचायत। तो एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई, स्टेट की इकोनॉमी बढ़ेगी सो अलग, स्टेट का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है वो बढ़ेगा, प्रमोट होगा सो अलग, एंड थर्डली जो विमेन है वो भी एम्पावर्ड होंगी, they will be economically empowered, they will have something. Then a provision has been made to train people who want to volunteer in चंबयाल project. कुछ लोग हैं जो इसमें वॉलंटियर करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। The experts of IIT are being consulted to deal with the problem of silt in Khajiyar Lake so that it can attract tourists. So again, state की जो USP है वो tourists हैं, tourist traditions, तो इनको मार्केट करने की कोशिश की जा रही है। सो अंडर द चंबयाल प्रोजेक्ट चंबा को एक अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तहत प्रमोट करना है, और इसलिए यहाँ पर ये अलग अलग जो एग्जीबिशन कम ट्रेडिंग सेंटर्स जो हैं ये एस्टैब्लिश किए जाएंगे, और इसमें विमेन को प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वकना घाट विलेज। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में वकना घाट एक विलेज है, उस जगह पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड आईटी ये सेटअप करने की योजना है, और यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन इसका चीफ मिनिस्टर ने रख दिया है, इसका नींव पत्थर रख दिया गया है। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा, विच विल बी नोन एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड आईटी, एंड इट इज इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो इसमें क्या क्या होगा, एक आईटी सेंटर होगा, देन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी होगा, एक ट्रेनिंग के लिए होटल होगा, टीचिंग स्टाफ रेजिडेंस, स्टूडेंट्स हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर्स एंड डायरेक्टर्स रेजिडेंस। तो टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज को प्रमोट कर रहे हैं, एंड आईटी ऑफ कोर्स इज प्रमोटेड। इसमें क्या होगा, ट्रेंड यूथ निकलेंगे इससे, जो कि इंडस्ट्री की डिमांड को मीट करेंगे, होटल सेक्टर में भी और आईटी सेक्टर में भी। जून 2022 तक इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी जाएगी। द सेंटर वुड मीट द डिमांड ऑफ हाई एंड आईटी स्किल्स सच एज एनालिटिक्स, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट्सेट्रा। तो दो चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं, हॉस्पिटैलिटी भी और आईटी भी, दोनों के लिए यहाँ पर लोग ट्रेन किए जाएंगे, यूथ को ट्रेन किया जाएगा। It would also provide incubation services to the new entrepreneurs of the state. स्टेट के जो नए लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं उनको भी इसमें प्रमोट किया जाएगा। अब देखिए ये कुछ वैसी ही स्कीम है जैसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन स्कीम है, उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं। सो हियर ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
or skills training is being promoted. This is the fourth such center in the country and first in Himachal Pradesh. तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टूरिज्म पे ही सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो जब भी उस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आती है द एंटायर स्टेट रन्स द रिस्क ऑफ गोइंग डाउन द ड्रेन। जैसे लॉकडाउन लग गया, अगर पूरी की पूरी स्टेट 100% टूरिज्म पे 100% तो नहीं, मतलब 90% से भी ज़्यादा अगर टूरिज्म पे डिपेंड करती है और टूरिज्म को किसी तरह का शॉक लगा, देन द एंटायर स्टेट इकोनॉमी कैन गो इनटू रूइंस, जैसे कि गोवा के साथ हुआ। सो गोवा इज़ लाइक 90% टूरिज्म डिपेंडेंट स्टेट। तो यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, आईटी को भी प्रमोट किया जा रहा है। एंड फाइनली द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे, शी हार्ट इनॉग्रेटेड इन पंचनाड। शी हार्ट इनॉग्रेटेड इन पंचाड़। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में शी हार्ट खोली गई है। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने इसका इनॉग्रेशन किया इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। शी हार्ट है क्या? इट्स अ वे साइड एमेनिटी। तो ये भी अब कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि किसी को एक पर्टिकुलर वेंचर खोल के दे दो, एक पर्टिकुलर बिजनेस ओपन अप करके दे दो, सो दैट दे कैन अर्न देयर ओन लाइवलीहुड। उससे वो सेल्फ डिपेंडेंट भी बनेंगे, स्टेट की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। तो यहाँ पर एक शी हार्ट नाम की वे साइड एमेनिटी खोल के दी है, जैसे टूरिस्ट जो है वो आते जाते यहाँ पर रुक सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा? और रूरल हार्ट। रूरल हार्ट का मतलब होता है कि एक दुकान होगी जहाँ पर रूरल एरियाज़ का सामान मिलेगा, ट्रेडिशनल चीज़ें मिलेंगी, शॉल्स मिलेंगी या फिर दरियाँ मिलेंगी, जो भी हिमाचल में उस जगह की स्पेशलिटी है वो वहाँ पर मिलेगी। अ शॉप विल बी देयर, एक रेस्टोरेंट होगा, एक गेस्ट रूम होगा और एक कौशल विकास केंद्र यानी कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर। will be there and it is being run by 25 SHG women, very very important it is। तो जैसे हमने पहले देखा था उस स्कीम में कि विमेन जो है उनको आगे लाया जा रहा है, सिमिलरली शी हार्ट में भी 25 SHG विमेन या सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो विमेन है वो इस सेंटर को चलाएंगी, यानी कि शी हार्ट से जो भी इनकम होगी दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 25 विमेन। 25 विमेन मीन्स 25 फैमिलीज। तो एक इस तरह का बिजनेस वेंचर खोल के 25 विमेन को एम्पावर किया जा रहा है। ना सिर्फ उनको खुद को एम्पावर किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ को भी बहुत फ़ायदा होगा, स्टेट को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो एक स्कीम जो है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन की जाती है अकॉर्डिंग टू दिस। इसका मेन पर्पज़ है टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द विमेन, राइट। अब इसको उन्होंने आगे कैसे एक्सपैंड करना है वो उन पर डिपेंड करता है। जैसे कि दे कैन सर्व पहाड़ी फूड हेयर, दे कैन प्रोवाइड होम स्टे फैसिलिटीज़, एक तरह से एक छोटा सा होटल खोल कर दे दिया उन्हें। इट्स समथिंग लाइक दिस। इट ऑल्सो हैज़ अ 2 बेडरूम गेस्ट हाउस, सोलर पावर प्लांट तो रिन्यूएबल एनर्जी, देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वेस्ट कंपोस्टिंग वहीं पे हो जाती है, एक्यूप्रेशर ट्रैक एंड एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इट इज़ अ मॉडल। ये एक मॉडल क्रिएट करने की कोशिश है कि कहीं भी किसी ने अपना लाइवलीहुड खुद अर्न करना है तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, इकोनॉमिकली वायबल किस तरह से एक अच्छा बिजनेस मॉडल सेटअप किया जा सकता है जिससे कि विमेन को फ़ायदा हो, विमेन से उनकी फैमिलीज़ को फ़ायदा हो। सो एक तरह से एक आइडियल बिजनेस मॉडल या बिजनेस वेंचर सेटअप करने की कोशिश है ताकि इससे आइडियाज़ लेकर लोग खुद भी ऐसा कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि सरकार ने ही इस तरह के सेंटर सेटअप करने हैं, इवन द पीपल कैन डू इट ऑन देयर ओन। इनको एक व्हीकल भी प्रोवाइड किया गया है सो दैट विमेन कैन अप्लाई फ्रॉम देयर हाउसेज एंड विल बी यूज्ड टू फेरी नेचुरल स्प्रिंग वाटर। तो स्टेट की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो भी डिस्प्ले कर दी, यानी कि यहाँ पर एक रूरल हार्ट दे दी, यहाँ पर खाना पीना जो है वो पहाड़ी दिया जाएगा, स्प्रिंग वाटर जिसको लोग बहुत वैल्यू करते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होगा, रिन्यूएबल एनर्जी इज़ देयर। सो ईच एंड एवरी वे दिस इज ट्राइड टू बी परफेक्ट। State government would expand this experiment in other parts of the state as it would provide employment to the rural women. It also provides a glimpse of state's culture, cuisine and tradition. तो वही जो बात मैंने कही वो इसमें उन्होंने सम अप कर दी कि ये एक तरह से एक आइडियल या मॉडल
बनाने की कोशिश है, तो अगर ये थोड़ा सा सक्सेसफुल होता है, इट कैन बी रेप्लिकेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट। ऐसे सैकड़ों हज़ारों सेंटर्स या शी हार्ट्स खोले जा सकते हैं। यहाँ पर स्टेट का कल्चर भी रिप्रेजेंट होगा, खाना भी, ट्रेडिशन भी, विमेन को एम्पावरमेंट मिलेगी, सो अलग। So women empowerment and making them economically independent is also another thing that will be satisfied through this initiative. So this was all, ये सारी न्यूज़ थी इस हफ्ते हिमाचल प्रदेश से फॉर द 3rd वीक ऑफ दिसंबर 2020। आपने देखा होगा कितनी सारी स्कीम्स हैं जो आज हमने डिस्कस की, उससे सोसाइटी पर भी असर पड़ता है, उससे इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है, राइट। तो ये सारी न्यूज़ थी हिमाचल प्रदेश की जो आपको पढ़नी चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।